Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. Today in the first half of the video we'll discuss the evolution of seed habit, and in the second half of the video we'll discuss the characters of class Gymnospermy. I'll also give the timestamps in the description box so you can check that out. Also guys, thank you so much for subscribing to Arfaz Biology and for following me on my Instagram. Watch this video till the very end. I have a surprise for all of you. So let's begin with the lecture. Evolution of seed habit. You have gone through the previous lectures of bryophytes, tracheophytes and also the evolution of leaf. You know that the seed plants are always dominant over the non-seed plants because seed plants में कुछ ऐसी characteristics होती हैं जो उनको dominant कर देती हैं non-seed plants से, क्योंकि ये बड़ी advanced characteristics होती हैं. तो हम कहते हैं कि seed plants are always predominant over the non-seed vascular plants. तो जो सिग्निफिकेंट फीचर्स इवॉल्व हुए हैं एडवांस्ड जितने भी प्लांट्स हैं वो वेस्कुलर टिश्यूज़ की वजह से हुए थे. आपने पहले पिछले लेक्चर में देखा ब्रायोफाइट्स में, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगी, ट्रेकियोफाइट्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी. ब्रायोफाइट्स में क्या था कि वेस्कुलर बंडल्स नहीं थे. फिर ट्रेकियोफाइट्स में क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वेस्कुलर बंडल्स की डेवलपमेंट हुई. अब जो फर्दर प्लांट्स आएंगे उनमें और बहुत से एडवांस्ड फीचर्स आएंगे. उसमें से सबसे एडवांस फीचर है डेवलपमेंट ऑफ सीड. सीड की डेवलपमेंट की वजह से ही जो प्लांट्स हैं, मॉडर्न प्लांट्स जो आजकल आप देखते हैं, दैट आर द प्रीडोमिनेंट फ्लोरा ऑफ लैंड. सो जो देखें कि सीड की डेवलपमेंट जो है प्लांट के अंदर, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सीड से ही आगे मज़ीद जो है वो मॉडर्न प्लांट्स बनेंगे, फ्लावर्स बनेंगे और फिर ये सर्कल ऑफ लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहेगा. तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंज कब आना स्टार्ट हुई थी प्लांट्स में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंज जो प्लांट्स में आना स्टार्ट हुई थी, दैट टुक प्लेस अबाउट 390 million years ago, and जो फर्स्ट सीड डेवलप हुआ था प्लांट्स में, दैट टुक प्लेस अबाउट 365 million years ago ड्यूरिंग द लेट डिवोनियन पीरियड. डिवोनियन पीरियड के दौरान जो है वो सीड प्लांट्स का जो है वो एवोल्यूशन हुआ था. अगर हम सीड की बात करें, हाउ विल यू डिफाइन अ सीड? अ सीड इज़ अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. ठीक है, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें एक मेजर पार्ट है ओव्यूल. अगर ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उससे बनता है सीड. ठीक है, और ओव्यूल क्या है? ओव्यूल इज़ एन इंटेग्यूमेंटेड इंडेhiscent मेगास्पोरेंजियम. Okay, how will you define an ovule? Ovule is an integumented indehiscent megasporangium. Integumented means it has protective coverings around it, and indehiscent means that a structure which cannot split open to release its seeds upon ripening. इंडेहिसेंट का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि जब पक गया, फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट अगर पक गया है तो वो फ़ौरन से टूट के अपने सीड्स को रिलीज़ नहीं करेगा. इट मीन्स दैट इट इज़ इंडेहिसेंट. इंडेहिसेंट फ्रूट्स में आपकी पास एग्जांपल आ जाती है वॉलनट की. वॉलनट इज़ इंडेहिसेंट फ्रूट, यानी वॉलनट जब राइप हो जाता है, पक जाता है, तो वो फ़ौरन से टूट के अपने सीड्स को रिलीज़ नहीं करता एटमॉस्फेयर में. So, ovule is an integumented indehiscent megasporangium. Megasporangium क्या है कि ये प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है मेगास्पोरेंजियम, जिससे लेटर ऑन जाकर जो है वो फीमेल गेमेटोफाइट बनता है. Okay, so the next major point is that what are the seed producing plants called? All the seed producing plants are called as spermatophytes. ठीक है, जितने भी प्लांट सीड प्रोड्यूस करेंगे उनको हम स्पर्मेटोफाइट्स का नाम देते हैं. सो लेट अस हैव अ रीडिंग ऑफ दिस पैसेज. अ रिव्यू ऑफ किंगडम प्लांटी इंडिकेट्स दैट द सीड प्लांट्स प्रीडोमिनेट ओवर द नॉन सीड वेस्कुलर प्लांट्स. जितने भी हमने किंगडम प्लांटी की पहली डिविजन्स, सब डिविजन्स पढ़ी हैं, उसमें आपको ये बात पता चली है कि सीड प्लांट्स जो हैं, दीज आर डोमिनेंट ओवर नॉन सीड प्लांट्स, क्योंकि इनमें ज़्यादा एडवांस्ड फीचर्स हैं.
One of the most significant events in the history of land plants was the development of seed habit. और सबसे मेजर जो इसमें करेक्टरिस्टिक है लैंड प्लांट्स में, जो मॉडर्न लैंड प्लांट्स है, वो ये है कि इनमें सीड की डेवलपमेंट हुई थी. इट वाज एन इम्पॉर्टेंट चेंज इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स विच अकर्ड अबाउट 390 मिलियन ईयर्स अगो. और ये जो मेजर चेंज है ये 390 मिलियन ईयर्स अगो पहले अगो जो था वो आया था. फर्स्ट कंप्लीट सीड्स अपीयर्ड अप्रॉक्सीमेटली 365 मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग द डिवोनियन टाइम्स. और सबसे पहला जो सीड प्रोड्यूस हुआ था दैट वाज अबाउट 365 मिलियन ईयर्स अगो इन द लेट डिवोनियन पीरियड. Technically, a seed is defined as a fertilized ovule. An ovule is an integumented in dehiscent megasporangium. Seed जो है क्या है, fertilized ovule है. और ओव्यूल क्या है, इंटेग्यूमेंटेड इन डेहिसेंट मेगास्पोरेंजियम है. इंटेग्यूमेंट्स, now comes the definition of integuments. Integuments are the specialized protective coverings around the megasporangium which may vary in number. Integuments क्या है, these are the protective coverings around the megasporangium. और megasporangium वो structure है जिससे in future जाकर seed से female gametophyte बनता है. All the seed producing plants are called as spermatophytes. Various steps are involved in the evolution of seed habit. Now we are going to discuss the steps which are involved in the whole process of seed evolution. Steps in the seed evolution, there are in total 6 steps of seed evolution. Number 1 is evolution of heterospory. Heterospory means production of 2 types of spores. ठीक है, heterospory में क्या होगा, 2 तरह के spores बनेंगे. Next step number 2 is retention and germination of megaspore within the megasporangium. दूसरे step में क्या होगा कि जो megasporangium है उससे germinate होगा megaspore. Third, डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड द मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोर की डेवलपमेंट के बाद जो है प्रोटेक्टिव लेयर्स बनेंगी मेगास्पोरेंजियम के गिर्द सारी. नंबर 4 स्टेप इज रिडक्शन ऑफ अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम. और एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर सिर्फ एक ही मेगास्पोर को रहने की जो है वो इजाज़त दी जाएगी. दैट इज स्टेप नंबर 4. नेक्स्ट वन इज स्टेप नंबर 5, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो सैक विद इन द स्पोरेंजियम. और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब एक फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा तो फिर क्या होगा कि उसी मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनेगा. एम्ब्रियो सैक का मतलब है फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा. Number 6 step is modification of distal end of the megasporangium for pollen capture. और जो लास्ट स्टेप है एवोल्यूशन ऑफ सीड का वो होता है कि जो पीछे वाला हिस्सा है मेगास्पोरेंजियम का, प्रॉक्सिमल होता है ऊपर वाला हिस्सा और जो डिस्टल एंड होता है वो नीचे वाला हिस्सा होता है. यानी जो नीचे वाला हिस्सा है मेगास्पोरेंजियम का वो इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा कि फ्यूचर में उसके ऊपर आकर पोलन ग्रेन्स जो हैं वो अटैच हो सकें ताकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहे. सो हम फिर इन स्टेप्स को इन डिटेल फर्दर पढ़ेंगे. सबसे पहले जो आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि किस तरह से पूरा सीड डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है. ये पूरा सिक्वेंशियल पैटर्न तो नहीं है जो यहाँ पर है, लेकिन सीड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो मोर और लेस इसी तरह होता है. ओवरव्यू उसका इस तरह से होगा कि सबसे पहले है इसका होमोस्पोरस इंसेस्टर. जितने पिछले प्लांट्स थे, ठीक है, टेरिडोफाइट्स सब डिवीजन तक जितने भी प्लांट्स थे सबके सब होमोस्पोरस थे. ठीक है, तो यानी जो जितने भी इंसेस्टर्स थे सीड प्लांट्स के दैट वर होमोस्पोरस. ठीक है, यानी उनके स्पोरेंजियम में जितने भी स्पोर्स थे वो एक ही तरह के थे. आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि हेट्रोस्पोरी आ गई, 2 तरह के स्पोर्स बनने लग गए, एक माइक्रोस्पोर और फिर मेगास्पोर्स बनने लग गए. फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि रिडक्शन ऑफ 1 मेगास्पोर एंड एंडोस्पोरी. यानी कि एंडोस्पोरी का मतलब है कि द मेगास्पोरेंजियम इज कवर्ड बाय द नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट्स. ठीक है, मेगास्पोरेंजियम के गिर्द जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स आने स्टार्ट हो गई और फिर उसके अंदर क्या है कि एक ही मेगास्पोर जो है वो रह जाएगा और इस एक फंक्शनल मेगास्पोर ने आगे फ्यूचर में जाकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है जिसको हमने क्या नाम दिया, एम्ब्रियो सैक का. And the last step of this brief overview is the sporangium enveloped by the integuments. और ultimately क्या होगा कि आपको जो मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर नज़र आएगा उसमें इंटेग्यूमेंट्स होंगी और अंदर जो है वो उसका फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो जाएगा जिसको आपने एम्ब्रियो सैक का नाम दिया. और यहाँ पर आपको न्यूसेलस भी नज़र आ रहा है. न्यूसेलस इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ओव्यूल. ठीक है, इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ओव्यूल न्यूसेलस.
ठीक है, और इसमें सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. इट हैज़ ऑल द करेक्टरिस्टिक्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड. ओके, so let's begin with the detail of every step. Number 1 is evolution of heterospory, यानी production of 2 types of spores. पहला step क्या हुआ था seed habit के develop होने में कि हेट्रोस्पोरी आ गई. जितने भी प्रिमिटिव वेस्कुलर लैंड प्लांट्स थे अप टू टेरिडोफाइट्स, ठीक है, वो सारे होमोस्पोरस थे. उन सब में जो है वो एक ही तरह का स्पोर बनता था. लेकिन लेटर फेज ऑफ एवोल्यूशन में क्या हुआ कि जब इवॉल्व होते गए प्लांट्स, उनमें न्यू करेक्टरिस्टिक्स आती गई, तो क्या हुआ कि देयर वाज द इमर्जेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स. द स्मॉलर वंस आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर्स. ठीक है, यानी 2 तरह के स्पोर्स बने. एक माइक्रोस्पोर्स जो कि छोटे थे साइज में, माइक्रो मीन्स स्मॉल, और दूसरे बने मेगास्पोर्स. मेगास्पोर्स वर लार्जर इन साइज. ठीक है, माइक्रोस्पोर्स जो हैं इनको आप मेल गेमीट्स भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स. ठीक है, माइक्रोस्पोर्स किसके अंदर बनेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर. ठीक है, और ये माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे क्या? मेल गेमीटोफाइट बनाएंगे. ठीक है, और मेल गेमीटोफाइट को हम माइक्रो गेमीटोफाइट भी कहते हैं. वेयर एज मेगास्पोर्स जो हैं वो क्या बनाएंगे? फीमेल गेमीटोफाइट बनाएंगे, और फीमेल गेमीटोफाइट को हम मेगा गेमीटोफाइट भी कहते हैं. लेट अस हैव अ रीडिंग फॉर द फर्दर क्लैरिफिकेशन. एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी. Primitive vascular land plants produced one kind of spores. This condition is called as homospory. जितने primitive vascular land plants थे उनमें एक तरह का spore बनता था, उसको कहते हैं homospory. All groups of land plants up to pteridophytes are homosporous. जितने भी land plants हैं जिनमें टेरिडोफाइट्स भी आते हैं, अप टू टेरिडोफाइट्स सारे होमोस्पोरस हैं. ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ द एवोल्यूशन सम प्लांट ग्रुप स्टार्टेड टू प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स. द स्मॉलर वंस आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर्स एंड द लार्जर वंस आर कॉल्ड एज मेगास्पोर्स. 2 तरह के स्पोर्स बने. स्मॉलर वंस जो थे उनमें उनको कहते हैं माइक्रोस्पोर्स, और जो लार्जर वंस थे उनको कहते हैं मेगास्पोर्स. द माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया. कीप इन माइंड, माइक्रोस्पोर्स कहाँ पे बनेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर. एंड दे जर्मिनेट टू फॉर्म द मेल गेमीटोफाइट विच इज़ कॉल्ड एज माइक्रो गेमीटोफाइट. और जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वो जर्मिनेट होकर माइक्रो गेमीटोफाइट बनाएंगे, और इन अदर वर्ड्स मेल गेमीटोफाइट बनाएंगे. वेयर एज द मेगास्पोर्स जर्मिनेटेड टू फॉर्म फीमेल गेमीटोफाइट और मेगा गेमीटोफाइट. और मेगा स्पोर्स जो हैं वो फीमेल गेमीटोफाइट बनाएंगे, जिसको हम मेगा गेमीटोफाइट भी कहते हैं. स्टेप नंबर 2 इज रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम. यानी सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि मेगास्पोर की जर्मिनेशन होगी विद इन द मेगास्पोरेंजियम. अच्छा, इसमें आपके पास आती हैं 3 मेजर करेक्टरिस्टिक्स या 3 मेजर कंडीशंस. जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है प्लांट्स का, यानी जिसमें ऐसे प्लांट्स का जिनमें हेट्रोस्पोरी या 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स बन रहे हैं. नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल में क्या होता है कि जैसे ही फीमेल गेमीटोफाइट बना मेगास्पोरेंजियम से, फ़ौरन से जो है उसके मेगास्पोर्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो जाते हैं. ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जैसे ही मेगास्पोरेंजियम में से जो है वो फीमेल गेमीटोफाइट बनता है, उसके जो स्पोर्स हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें मेगास्पोर्स फ़ौरन से रिलीज़ नहीं होते इमीडिएटली आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ द फीमेल गेमीटोफाइट. फॉर एग्जांपल सिलेजिनेला है. ठीक है, सिलेजिनेला में क्या होता है, इस प्लांट की एक करेक्टरिस्टिक है कि जैसे ही इसमें से फीमेल गेमीटोफाइट बनेगा तो इसके मेगास्पोर्स फ़ौरन से रिलीज़ नहीं होंगे एटमॉस्फेयर में. तो कुछ देर के अंदर लिए जो मेगास्पोर्स हैं वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहेंगे. लेकिन जो लेटर प्लांट्स आए, एडवांस्ड प्लांट्स जो आए, उसमें क्या होता है कि जो मेगास्पोर है दैट इज़ कम्प्लीटली कन्फाइंड विद इन द मेगास्पोरेंजियम. यानी एडवांस स्टेज की आप बात कर रहे हैं कि एडवांस स्टेज में, एडवांस्ड प्लांट्स में क्या होता है कि जो मेगास्पोर है वो परमानेंटली हिस्सा बन जाता है मेगास्पोरेंजियम का.
ठीक है, यानी मेगास्पोर को ये इजाज़त नहीं होती कि इमीडिएटली आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गिमेटोफाइट वो फॉरेन एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि उसके बाहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेगास्पोरेंजियम के बाहर इंटेग्यूमेंट्स होती हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं जो कि मेगास्पोर को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होने से प्रोटेक्ट करती हैं। सो दिस इज़ द सेकंड स्टेप, रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम ड्यूरिंग द यूजुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द हेट्रोस्पोरस वेस्कुलर लैंड प्लांट्स। यानी जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है हेट्रोस्पोरस लैंड प्लांट्स का, द मेगास्पोर्स आर यूज्ड टू बी शेड एंड डिस्पर्स सून आफ्टर द फॉर्मेशन and in order to germinate into the female gametophyte। नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल में क्या होता है कि जो मेगास्पोर्स हैं इमीडिएटली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल gametophyte वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। हाउएवर इन सम प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल सिलेजिनेला एक ऐसा प्लांट है जिसमें मेगास्पोर्स फॉरन से एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होते आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल gametophyte। द मेगास्पोर इज नॉट अलाउड टू एस्केप फ्रॉम मेगास्पोरेंजियम immediately after its formation। In others, the megaspore is permanently retained within the megasporangium। This is a very important point कि ज़्यादातर में क्या होता है कि megaspore is permanently retained in the megasporangium, यानी megaspore को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है immediately after its development। Here within the confines of the megasporangium walls, the megaspore germinates to form egg कंटेनिंग द फीमेल gametophyte। और फिर मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही जो है वो फीमेल gametophyte की जो है वो डेवलपमेंट होती है, और फिर उसके गिर्द जो फीमेल gametophyte के गिर्द इंटेग्यूमेंट्स का पूरा लेयर्स होती हैं जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। सो दिस इज स्टेप नंबर 2। नाउ कम्स स्टेप नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स अराउंड मेगास्पोरेंजियम। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा कि प्रोटेक्टिव कवरिंग्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी अराउंड द मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग्स किस चीज़ से बनेंगी? ये स्पोरोफाइट से बनेंगी। ठीक है, द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स और इंटेग्यूमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द स्पोरोफाइट ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो स्पोरोफाइट है वही मेगास्पोरेंजियम के गिर्द जो है वो पूरा जो है वो कवरिंग बना लेगा। यानी ये वाली जो कवरिंग्स हैं ये पूरी ये स्पोरोफाइट्स ने जो हैं वो बनाई हुई हैं, और इसके अंदर जो है वो मेगास्पोरेंजियम का रीजन जो है वो प्रेजेंट है। ओके, some branch-like structures of sporophytes surrounding the megasporangium fuse around the megasporangium to form protective envelope or integument। यानी कुछ branch-like structures जो हैं वो निकलते हैं, और ये branch-like structures जो हैं ये sporophyte का हिस्सा हैं, और ये fuse होकर एक protective covering बना देते हैं, that is known as envelope or integument। The megasporangium टाइटली लॉक्ड बाय इंटेग्यूमेंट बिकम्स टोटली इंडेहिसेंट। और अगर मेगास्पोरेंजियम के गिर्द सारी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स आ जाएं, ठीक है, तो वो पूरा इंडेहिसेंट हो जाता है। इंडेहिसेंट मैंने आपको बताया अ स्ट्रक्चर विच कैन नॉट स्प्लिट ओपन टू रिलीज इट्स सीड्स इमीडिएटली आफ्टर राइपनिंग। इंडेहिसेंट का मतलब है कि इसमें से फ़ौरन से सीड्स एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स नहीं हो जाएंगे। ठीक है, फ़ौरन से ऐसा नहीं है कि कोई जो है वो फ्रूट पक गया फ़ौरन से उसके सीड्स एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। पूरा इंडेहिसेंट जो है लेटर ऑन हमारे पास जो है वो सीड बनेगा। दिस इम्पॉर्टेंट चेंज लेड टू द एवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल। और ये इंपॉर्टेंट चेंज ऐसा था फॉर्मेशन ऑफ इंटेग्यूमेंट से क्या हुआ था कि ओव्यूल जो है वो प्रॉपरली डेवलप हो गया था, विच इज़ नथिंग बट एन इंटेग्यूमेंटेड इंडेहिसेंट मेगास्पोरेंजियम। और ओव्यूल को क्या हम कहते हैं कि इट इज़ एन इंटेग्यूमेंटेड इंडेहिसेंट मेगास्पोरेंजियम। इन दिस वे मोर प्रोटेक्शन इज अकॉर्डेड टू द एग कंटेनिंग अपरेटस इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। और इस इंटेग्यूमेंट के प्रेजेंस की वजह से ही जो एग होता है और मेगास्पोरेंजियम के अंदर, या आप कह लें कि ओव्यूल के अंदर जो एग है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है उसको प्रोटेक्शन मिलती रहती है। ठीक है, बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स आ गई तो जो डेवलपिंग एग है उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है ताकि वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से के हार्म्स से जो है वो बच जाए। नाउ कम्स स्टेप नंबर 4, रिडक्शन टू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम। अब ये बात समझने वाली है कि जब एक मेगास्पोर है आपके पास या मेगास्पोर मदर सेल है आपके पास, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल वो सेल होता है जिसने आगे से मेगास्पोर्स बनाने हैं। आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट।
Megaspore mother cell is that cell in the megasporangium which is capable of producing megaspores in future. ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल एक है अगर हमारे पास, तो हर एक मेगास्पोर मदर सेल में ये टेंडेंसी है कि उसने इन फ्यूचर 4 फीमेल गीमेटोफाइट्स बनाने हैं। ठीक है, एक मेगास्पोर मदर सेल में ये टेंडेंसी होगी कि ये 4 फीमेल गीमेटोफाइट्स बनाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर 4 फीमेल गीमेटोफाइट्स जो हैं वो एक मेगास्पोरेंजियम से बन जाएंगे तो उससे क्या होगा कि कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। लैंड प्लांट्स हैं, फूड के लिए, स्पेस के लिए compete करने लग जाएगा प्लांट, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट ऑफ कंपटीशन डेथ हो सकती है प्लांट की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक मेगास्पोर मदर सेल ने अगर 4 फीमेल गीमेटोफाइट बनाने हैं तो उसके लिए इसका मतलब है ना कि एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 जो है वो मेगास्पोर्स बन सकते हैं, और हर एक मेगास्पोर फर्दर 4 फीमेल गीमेटोफाइट्स बना सकता है। लेकिन ऐसा चाहिए नहीं, क्योंकि यह नेचर के रूल के ख़िलाफ़ है। प्लांट की डेथ होने से बचाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि जो एक मेगास्पोर मदर सेल है वो जस्ट एक ही मेगास्पोर बनाए। तो इसके लिए क्या होता है कि एक मेगास्पोर मदर सेल से सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो है वो रहता है, अलाइव रहता है, जिसने आगे से फीमेल गीमेटोफाइट बनाना है। बाकी जो 3 मेगास्पोर्स बनते हैं मेगास्पोर मदर सेल से वो अबॉर्ट हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गीमेटोफाइट। ओके, सो लेट अस हैव अ रीडिंग। Each megaspore mother cell within the megasporangium used to produce 4 gametophytes. एक मेगास्पोर मदर सेल जो है उसमें ये टेंडेंसी है कि वो 4 gametophytes बना सकता है। There was a competition for space and food among 4 gametophytes, और अगर 4 ही मेगास्पोर्स बन जाएं मेगास्पोर मदर सेल से तो हर मेगास्पोर से जो है वो फर्दर 4 गेमेटोफाइट्स बनेंगे। तो इससे क्या होगा कि देयर विल बी कंपटीशन फॉर फूड, स्पेस। Soon, the early vascular plants adopted a new strategy. Only 1 megaspore was selected for further development into the healthy female gametophyte, while the remaining 3 are aborted. तो जो later advanced stage land plants थे उन्होंने एक new strategy को अपनाया। वो strategy क्या थी कि एक ही megaspore जो है that will be allowed to develop further. ठीक है, और बाकी जो 3 मेगास्पोर्स बनेंगे from 1 megaspore mother cell, they will be aborted. Now comes point number 5, development of embryo sac within the sporangium. Embryo sac, as I've told you earlier, embryo sac is also known as female gametophyte. ठीक है, अब एक मेगास्पोर रह गया था। ठीक है, अब उसने फीमेल गेमेटोफाइट बनाना है जिसको हम कहेंगे एम्ब्रियो सैक। The single healthy megaspore retained within the megasporangium germinates to form an egg containing female gametophyte called as embryo sac। और एक सिंगल हेल्दी मेगास्पोर जो होगा मेगास्पोरेंजियम के अंदर वो क्या बनाएगा, वो जर्मिनेट करेगा और एग बनाएगा, और एग से फर्दर जो है वो फीमेल गेमेटोफाइट बन जाएगा जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। पॉइंट नंबर 6, मोडिफिकेशन ऑफ डिस्टल एंड ऑफ मेगास्पोरेंजियम फॉर पोलन कैप्चर। अब क्या होगा कि मेगास्पोरेंजियम में सारी मेजर चेंजेस आ चुकी हैं। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स ने बनना था वो बन गई, मेगास्पोरेंजियम में से मेगास्पोर ने निकलना था, मेगास्पोर से आगे जो है वो एम्ब्रियो सैक बनना था या फीमेल गेमेटोफाइट बनना था, वो सारी चेंजेस हो गई। अब क्या होगा कि अब फ्यूचर के लिए भी तो हमने सीड को प्रिपेयर करना है कि फ्यूचर में जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो सके और पूरी जो जनरेशन है प्लांट की वो आगे बढ़ सके। उसके लिए क्या है कि जो नीचे वाला हिस्सा होता है सीड का उसमें मॉडिफिकेशन आ जाएगी। मॉडिफिकेशन को इस तरह से आप लें कि किस तरह की मॉडिफिकेशन आएगी कि एक समझे कि होल सा क्रिएट हो जाएगा, एंड दैट होल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैप्चरिंग ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन क्या है, मेल गेमीट है, इसने जाकर फीमेल गेमीट यानी एग को फर्टिलाइज करना है, फिर जो है वो जाइगोट बनेगा, जाइगोट की फर्दर डेवलपमेंट से जो है वो एम्ब्रियो बनेगा और फिर पूरे प्लांट की डेवलपमेंट होगी। यानी डिस्टल एंड की इस तरह से मॉडिफिकेशन हो जाएगी कि वो पोलन ग्रेन को कैप्चर कर सके। When most of the structural and functional changes leading to the development of seed habit were completed, जब सारी major changes जो हैं वो seed habit में आ गई, इंटेग्यूमेंट्स बन गई, सारी पिछली changes आ गई। Another important modification
took place in the megasporangium that was now integumented in dehiscent and permanently attached with the sporophyte. Sporophyte से कैसे permanently attached है कि इंटेग्यूमेंट्स जो हैं वो स्पोरोफाइट से ही निकली हैं. तो जो मेगास्पोरेंजियम है that is totally surrounded with the sporophyte, दैट इज़ टोटली सराउंडेड विद द इंटेग्यूमेंट्स. तो पूरा इंडेहिसेंट हो गया यानी कि पूरा प्रोटेक्टेड हो गया. द डिस्टल एंड ऑफ द स्पोरेंजियम बिकेम मोडिफाइड फॉर कैप्चरिंग पोलन माइक्रोस्पोर कंटेनिंग मेल गेमिटोफाइट. और जो डिस्टल एंड है, नीचे वाला एंड है जो अब मेगास्पोरेंजियम का, वो इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा कि वो पोलन ग्रेन को जो है वो कैप्चर कर सके. अब किस तरह से पोलन ग्रेन जो है वो मेगास्पोरेंजियम के डिस्टल एंड से एंटर होगा और जाकर एग को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, उससे बनाएगा जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से जो है वो फर्दर प्लांट की डेवलपमेंट होगी. और यही मेजर फीचर है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है प्रीडोमिनेंट फ्लोरा ऑफ लैंड बनाने में हेल्पफुल साबित हुआ कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्लांट्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए सिर्फ एक सीड की डेवलपमेंट की वजह से, कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो काफ़ी एफिशिएंट हो गया. और लेटर इन लाइफ जितने भी आएंगे प्लांट्स वो ज़्यादा एडवांस्ड फीचर्स वाले होंगे क्योंकि और ज़्यादा तादाद में भी होंगे. Pollen, after being trapped in the distal cavity of the megasporangium, produces pollen tube which carries the male gametes into the deep embryo sac to fertilize the egg, forming a zygote. अब पोलन जब एक दफ़ा डिस्टल एंड ऑफ द मेगास्पोरेंजियम से अंदर एंटर होगा तो पोलन ट्यूब बननी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, पोलन ट्यूब बनेगी. पोलन ट्यूब क्या करेगी? पोलन ट्यूब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टुवर्ड्स द एग. ठीक है, और फिर जब एग फर्टिलाइज होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा. दैट फॉर्म्स एन एम्ब्रियो, और जाइगोट की फर्दर डेवलपमेंट से एम्ब्रियो बनेगा. द मेगास्पोरेंजियम आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीड, और मेगास्पोरेंजियम आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बना देगा? सीड बना देगा. द इंटेग्यूमेंट्स विल बिकम सीड कोट, और जो इंटेग्यूमेंट्स हैं वो सीड कोट बना देंगी. फॉर एग्जाम्पल आमंड्स के बाहर आपने ब्राउन कलर का जो देखा है सीड कोट, इसको आप टेस्टा भी कहते हैं, TESTA. ठीक है, वो इंटेग्यूमेंट्स जो हैं वो सीड कोट बना देती हैं. द सीड ऑफर्स मैक्सिमम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो अंडर अनफेवरेबल टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. और सीड के बाहर इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं कि वो उसको अनफेवरेबल लैंड एनवायरनमेंट से बचाती हैं. द डेवलपमेंट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट वॉज अ ग्रेट सक्सेस and a giant leap which ultimately enabled plants to colonize land permanently. और development of seed जो है वो major characteristic थी जो that is responsible for making the plant dominant over this land area. और डेवलपमेंट ऑफ सीड की वजह से ही आज जो प्लांट्स हैं वो इतने ज़्यादा डोमिनेटेड हैं ऑल ओवर द अर्थ. नाउ नेक्स्ट जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ क्लास जिम्नोस्पर्मी. क्लास जिम्नोस्पर्मी. जिम्नो मीन्स नेकेड विदाउट एनी कवरिंग एंड स्पर्मी मीन्स सीड. Class Gymnospermy includes those plants whose seeds are naked seeded. इनके पास वो सीड्स हैं जिसके बाहर कोई भी इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है, जिसके बाहर कोई भी जो है वो एडिशनल कवरिंग प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, और जिम्नोस्पर्म्स भी वो प्लांट्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड हैं डिस्ट्रीब्यूशन में. बहुत से जगह आपको नज़र आते हैं. बहुत से ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जैसे साइकस का, अक्सर आपने ऐसे पौधे बाहर देखे हैं जिनके इस तरह नीडल लाइक लीव्स होते हैं. अक्सर लोग ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए उसको घर में लगा लेते हैं. पाम ट्री की तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है. तो जिम्नोस्पर्मी में वो वाले प्लांट्स आएंगे जो नेकेड सीडेड हैं. वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनकी, और ये ज़्यादातर ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं. और ये वर्ल्ड के काफ़ी सारे फॉरेस्ट ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो जिम्नोस्पर्म्स ही पाए जाते हैं. और जिम्नोस्पर्म्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये हेट्रोस्पोरस हैं. दे ऑल्सो प्रोड्यूस 2 kinds ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स. ठीक है, और सेकंड इनकी मेजर करैक्टरिस्टिक ये है कि ये सीड्स तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं करते.
ठीक है। और फिर नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि इनके जो ओव्यूल्स हैं, यानी कि इनके जो सीड्स हैं, वो लीव्स के ऊपर ऐसे खुले ही पड़े रहते हैं। देयर ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोज्ड बाय एनी इंटेग्यूमेंट और कवरिंग। वो सीधे बस लीफ के ऊपर जैसे सीड पड़े होते हैं, सीड्स इनके इसी तरह से लीफ के ऊपर सरफेस पर ही प्रेजेंट होते हैं। और जिस लीफ के ऊपर इनके सीड प्रेजेंट होते हैं, दैट पर्टिकुलर लीफ इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोफिल। Okay, the ovules present on the fertile leaves of gymnosperms are called as megasporophylls। ठीक है, फिल का मतलब होता है लीफ, और मेगास्पोरो का मतलब है कि ओव्यूल जो है वो फर्टाइल लीफ के ऊपर प्रेजेंट है। सो मेगास्पोरोफिल इज अ स्ट्रक्चर विच कंटेन्स द ओव्यूल्स ऑन द फर्टाइल लीव्स। ठीक है। और जिम्नोस्पर्म्स में बस और एंजियोस्पर्म्स में फ़र्क यही है कि इनके जो सीड्स हैं वो नेकेड होते हैं विदाउट एनी इंटेग्यूमेंट, और सीधे जो हैं वो फर्टाइल लीव्स के ऊपर ही इनके ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। और एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मॉडर्न प्लांट्स हैं, इनसे भी ज़्यादा मॉडर्न कैटेगरी के हैं, उनमें क्या है कि इनके सीड्स जो हैं वो इंक्लोज्ड होते हैं बाय इंटेग्यूमेंट्स। जैसे आपने को एप्पल की एग्जांपल देती हैं, उसके सीड्स जो हैं वो इंक्लोज्ड हैं, बाहर सारे फ्रूट का पल्प होता है, कवरिंग्स होती हैं, और सीड्स उसके बिल्कुल अंदर इंक्लोज्ड होते हैं, वो सीधे लीव्स के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते। So this is the major difference between gymnosperms and angiosperms. So let us have a reading. Gymnosperms are one of the successful group of seed plants of worldwide distribution. बहुत सक्सेसफुल ग्रुप है सीड प्लांट्स का। दे कॉन्स्टिट्यूट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट, और इनसे जो है 1/3 ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट जो है वो बनी हुई है। बहुत ज़्यादा इनका किरदार है फॉरेस्ट की डेवलपमेंट में। The gymnosperms are heterosporous plants which produce seeds but no fruits. Heterosporous plants हैं जो कि seed produce करते हैं लेकिन fruits produce नहीं करते। The term gymnospermy literally means naked seeded. Gymno means naked and spermy means seed. And the ovules in these plants are usually born over the exposed surfaces of the fertile leaves. और इनके जो ovules हैं वो fertile leaves के ऊपर present होते हैं, और ऐसे structure को जिसमें fertile leaf के ऊपर nakedly ovule present है उसको megasporophyll कहते हैं। These ovules, unlike those of angiosperms, are not enclosed but lie naked on the surface of fertile leaves। और ये ovules जो हैं एंजियोस्पर्म की तरह नहीं है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जो सीड्स हैं उनके ओव्यूल्स हैं, उसके बाहर काफ़ी ज़्यादा इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं, इंक्लोज्ड सीड्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स में। अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊं तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये सीड्स हैं, ठीक है, ओव्यूल्स हैं, यानी ओव्यूल्स जो हैं ये डायरेक्टली लीव्स के ऊपर ही पड़े हुए हैं। आपको ओव्यूल्स जो हैं वो डायरेक्टली नज़र आ रहे हैं प्लांट के ऊपर, इंक्लोज्ड नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये इसके जो ओव्यूल्स हैं या सीड्स हैं ये बाहर प्रेजेंट हैं, और लीव्स इसके जो हैं ये बाहर हैं। ये साइकस का प्लांट अक्सर आपने ऑर्नामेंटल पर्पसेस में आप इसको यूज़ करते हैं, घरों के बाहर, पार्क्स के बाहर आपने अक्सर इसको लगा हुआ देखा है, इस वाले प्लांट को। लाइक फिलिसिनी, अब फिलिसिनी की बात हो रही है, फर्न्स की बात हो रही है कि फर्न्स में क्या केस है। दे शो अ रेगुलर हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जिम्नोस्पर्म्स में भी क्या होता है कि इनमें रेगुलर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती रहती है। इट मीन्स दैट देर आर 2 generations प्रेजेंट, वन इज स्पोरोफाइट एंड द अदर इज गेमिटोफाइट। लेकिन डिफरेंस इसमें क्या है कि इसका जो स्पोरोफाइट है दैट इज़ डोमिनेंट ओवर गेमिटोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट इसका क्या होगा कि लार्जर इन साइज होगा और ज़्यादा इसका जो है वो लाइफ होगी, स्पोरोफाइट की ज़्यादा लाइफ होगी एज़ कम्पेयर टू गेमिटोफाइट। और जो गेमिटोफाइट है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन। ठीक है, और 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स इसमें बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और मेगास्पोर्स बनेंगे, और ये दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स के ऊपर बनेंगे। माइक्रोस्पोर्स जिन लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे उनको कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स, और मेगास्पोर्स जिन लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे उनको कहेंगे मेगास्पोरोफिल्स। ठीक है, और जो अब इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं फर्दर फॉर द फर्दर क्लैरिफिकेशन। लाइक फिलिसिनी इंक्लूड्स फर्न्स, दे शो आर रेगुलर हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जिम्नोस्पर्म्स जो क्लास है उनमें रेगुलर हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। दे हैव इंडिपेंडेंट डोमिनेंट स्पोरोफाइट,
इनमें जो स्पोरोफाइट है दैट इज़ डोमिनेंट बट लेस कॉन्स्पिकुअस डिपेंडेंट गमीटोफाइट, और जो इनका गमीटोफाइट है वो लेस कॉन्स्पिकुअस है। लेस कॉन्स्पिकुअस मीन्स शॉर्ट लिव्ड, जिसकी लाइफ छोटी हो, और वो फुली डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट पर। द गमीटोफाइट इज़ परमानेंटली रिटेन्ड विद इन द ओव्यूल, और जो फीमेल गमीटोफाइट है वो हमेशा ओव्यूल के अंदर रहता है। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, विच डेवलप ऑन माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स रिस्पेक्टिवली। और माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स जो हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स रिस्पेक्टिवली उन पर जो है वो बनते हैं। द मेगास्पोरोफिल्स बेयरिंग ओव्यूल्स आर नॉट फोल्डेड एंड जॉइंड विद द मार्जिन्स टू फॉर्म ओवरी, और जो मेगास्पोरोफिल्स हैं यानी कि जो ओव्यूल्स हैं, ठीक है, इनके गिर्द कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग्स नहीं है, लीव्स के ऊपर ऐसे ही खुले ही जो हैं नेकेड ही प्रेजेंट होते हैं। फॉर दिस रीज़न द सीड्स लाई नेकेड ऑन द मेगास्पोरोफिल्स, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो सीड्स हैं इनके वो नेकेड ही मेगास्पोरोफिल यानी लीव्स के ऊपर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरा आर साइकस, सागोपाम, ठीक है। ये साइकस का जो पौधा है अक्सर आपने बाहर देखा है, जिसकी ये वाली डायग्राम है, दिस इज साइकस, जिसको हम सागोपाम भी कहते हैं इन और कॉमन लैंग्वेज। पाइनस इसमें आता है, पाइन ट्री, टेक्सस, यू, पिशिया, हेमलॉक एंड सिड्रस मीन्स ड्योडार, ठीक है, ये इसमें आ जाता है। गिंकगो एट्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। This is Sagopalm and this is Ginkgo biloba. These are normally present in our region in Pakistan, India. So guys, this was all about our today's lecture. Don't forget to subscribe, like and share my video. Thank you so much. But stay tuned for the surprise that's coming up. Thank you so much.